हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आपका आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनके मेन पॉइंट्स को समझने की और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी अपने पिछले सारे सेशंस में आपको एक ही बात बोली है कि आपको किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, आपको हर चीज को समझना है कि टॉपिक आपसे बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है। तो आपको इन चीजों को समझ लोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी चीजें, आप जल्दी भूलोगे नहीं। स्पेशली जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक उनके बुक से रिलेटेड है, उनके सिलेबस से रिलेटेड है, तो ये उनके सिलेबस में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है कि पार्लियामेंट होता क्या है। जो पार्लियामेंट वर्ड है ये फ्रेंच से आया है। पार्लियामेंट जो वर्ड है, ये पार्लियामेंट वर्ड केम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पार्लर विच मीन्स टू टॉक। यानी कि पार्लियामेंट जो वर्ड है वो आया है फ्रेंच वर्ड पार्लर से, जिसका मतलब होता है बात करना, टॉक। तो पार्लियामेंट जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलके बनता है, जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स संसद। तो वो 3 चीजें कौन सी होती है? पहला होता है राज्यसभा, लोकसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। जब इन तीनों को हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट होते हैं उसे हम हिंदी में सर्वोच्च विधायी निकाय भी बोलते हैं। दैट मीन्स सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। तो फिर सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आवर कंट्री, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन भी यही लिखी हुई है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। तो फिर द इंडियन पार्लियामेंट comprises of the president and the 2 houses, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। तो फिर और थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। तो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट का वो हुआ था 1951 1952। पर 1952 के पहले इलेक्शन के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था अप्रैल 1952 में। क्या? पार्लियामेंट। तो आपको ये डेट्स थोड़े से याद करने पड़ेंगे कि 1951 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो अप्रैल 1952 में हमारा जो पार्लियामेंट था वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1952। तो आपको ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हाउसेस के नाम आपको याद रखने हैं जो बचपन से आपने शायद सुना है और न्यूज में भी अक्सर आप सुनते ही है, लोकसभा, राज्यसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। ये 3 ऑर्गन्स को मिला के हमारा बनता है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमेशा 3 चीजों को मिलके बनता है। वो 3 चीज आई होप आपको इस सेशन के बाद हमेशा याद रहेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और नए कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो 1951 1952 में हुआ था। और पार्लियामेंट की जो फर्स्ट सेशन थी वो एग्जिस्टेंस में कब आई थी? अप्रैल 1952 में। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो मैंने आपको पहले फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी इंडिया की। और द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है ये हमारी कंट्री की। और ये जो मॉडल है हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हमने एक मॉडल लिया है वो हमने कहाँ से लिया है? वेस्ट मिनिस्टर ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एक ब्रिटिश मॉडल है। तो उस पे हमने इस चीज को अडॉप्ट किया है अपने कंट्री में, संसद यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। किसके ऊपर? वेस्ट मिनिस्टर ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये रहा वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इसको ये वर्ड आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने मार्क कर दिया है। आप कोई नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर कि आपको ये वर्ड याद रहे।
मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया फर्स्ट पार्लियामेंट जो हमारा 1952 में एग्जिस्टेंस में आया था, नए कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो फर्स्ट इलेक्शन हुए 1951 1952 के, उसके बाद तो फर्स्ट पार्लियामेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से 122 के पार्ट 5th में पूरा डिस्क्राइब किया गया है हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें उसके ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर ऑफ द पार्लियामेंट सबके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है वो गाइस? आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5th। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 79 टू 122, 79 टू 122 इन पार्ट 5th। तो आपको ये चीज याद रखना है। अगर आप मेन मेन पॉइंट लिखोगे अपने एग्जाम में कोई कहानी लिखने के बजाय, तो आपको उस पे टीचर जो पेपर चेक करता है तो उसका ध्यान सबसे पहले उन मेन पॉइंट्स को ही ढूंढता है। अब मानो कि मैं आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा रही हूँ और आपने इसमें पार्लियामेंट के आर्टिकल आपने नहीं लिखा, तो आपने क्या लिखा? आपने ये नहीं लिखा कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारा पार्लियामेंट, तो आपने फिर आपका आंसर चेक करने में मजा नहीं आएगा और फिर नंबर भी नहीं आते हैं। तो आपको मेन वर्ड्स लिखना है, जैसे कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी आपको लिखना है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश मॉडल है ये, हमने अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए हमने लिया था। इलेक्शन फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में 1952 में आया। इसका आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5th में डिस्क्राइब किया गया है इसके बारे में। तो ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर पार्लियामेंट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो फ्रेम किया है वो अमेरिकी पैटर्न के बजाय हमने ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया। यानी कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेशन में बताया था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी अच्छी चीजें अपने संविधान में डाली हैं। तो वैसे ही जो हमारा जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसका जो आइडिया था हमने अमेरिका से ना लेके हमने ब्रिटिश मॉडल के ऊपर लिया। तो उसका नाम क्या था? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो वो चीज आपको याद रखना है। पर एक चीज और है कि यूएसए में प्रेसिडेंट जो होता है लेजिस्लेटिव का मुख्य अंग नहीं होता है, पर भारत में होता है। क्योंकि भारत में जो हमारी पार्लियामेंट्री है वो तीन चीज से मिलके बनती है। एक तो लोकसभा, राज्यसभा, टू हाउसेज जो है, थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। तो इंडिया में जरूरी है पर यूएसए में नहीं है। तो ये एक मेन पॉइंट था, ये पूछ सकते हैं कि है कि नहीं यूएसए में। तो इसका आंसर होगा नहीं। तो फिर ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया, तीन होते हैं। तो दो हाउस के बारे में बताया था मैंने आपको, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन लूंगी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के ऊपर एक अलग से क्लास होगी और लोकसभा के ऊपर एक अलग से क्लास होगी और प्रेसिडेंट के ऊपर एक अलग से क्लास होगी। इस सेशन में बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी हर चीज का, कि बस इसके बारे में ये टॉपिक है, आपको बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। पर इनके बारे में मेन सारी चीजें हम लोग आराम से एक पर्टिकुलर अलग अलग सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। और राज्यसभा जो होता है सेकंड चैम्बर एंड हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है। तो फिर हाउस ऑफ एल्डर्स एंड इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियंस। और इसे हम परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ये कभी भंग नहीं होती है, ये पार्लियामेंट जो होती है वो पार्लियामेंट की परमानेंट हाउस है हमारी इंडियन पार्लियामेंट की। और इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ शेड्यूल में बात किया गया है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा to the seats from states and union territories। यानी कि फोर्थ शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है कि राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कहाँ से कौन कौन सी सीटें एलोकेट की जाएंगी लोगों को। तो फिर इसकी बात हमारा शेड्यूल फोर्थ में किया गया है। तो आपको शेड्यूल फोर्थ याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि ये परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है एंड ऑल्सो अपर हाउस है ये।
तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब लोकसभा लोकसभा सुनते हैं तो ज्यादातर बचपन में कंफ्यूजन हो जाती थी कि लोकसभा अपर हाउस है और राज्यसभा लोअर हाउस है, बल्कि गलत है। राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। और क्यों है इसके बारे में हम अलग सेक्शन जो होगी उस पर हम काफी डिटेल से बात करेंगे। और अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम जो है 250 हो सकती है, मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, जिसमें 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर करंट मेंबर जो हैं हमारे राज्यसभा के वो 245 है, जिसमें से 229 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट से वो लिए जाते हैं, और 4 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस चीज को आपको याद रखना है। जो 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आर दोज हु हैव स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। जो 12 मेंबर्स जो स्पेशल जो प्रेसिडेंट से जो इलेक्ट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट जिन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो जितने मेंबर्स होते हैं उनके पास स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होता है किस चीजों में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, सोशल सर्विसेज में। उनमें से चुनिंदा नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट। वो 12 मेंबर कौन कौन से होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे नॉमिनेट करते हैं। अब अगली स्लाइड में अगर हम राज्यसभा हमने कंप्लीट किया है तो अगली स्लाइड में हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा जैसे मैंने बताया कि ये लोअर हाउस होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा जो होता है सेकंड चैम्बर होता है, पर लोकसभा फर्स्ट चैम्बर होता है और पॉपुलर हाउस के नाम से जाना जाता है। एंड इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, यानी कि ये पूरे भारत से पीपल को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा के अंदर। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 यानी कि 550 हो सकती है, जिसमें से 530 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और 20 करते हैं यूनियन टेरिटरीज को। पर जो करंट स्ट्रेंथ है इसकी 543 है, 543 स्ट्रेंथ है इसकी करंट, जिसमें से 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट से और 30 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी यूनियन टेरिटरीज को। पर इसमें है कि 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 का जो प्रेसिडेंट में ये अमेंडमेंट किया गया था, जब से लेके 2020 तक ये वैलिड रहा था कि प्रेसिडेंट इनमें से 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी चूज करते थे, पर ये केवल 2020 तक ही वैलिड था। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं इसके बारे में एक अलग सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में। जब मैं आपको लोकसभा का एक अलग से सेशन लूंगी तो उसमें इन सारी चीजों के बारे में काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अगर हम थर्ड ऑर्गन के बारे में बात करें तो वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो पहला नागरिक माना जाता है देश का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि वो किसी भी हाउस का सदस्य मेंबर नहीं होता, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा, वो किसी का भी मेंबर नहीं होता है और संसद की बैठक में भाग नहीं लेता है। वह फिर भी वो संसद का यानी कि पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है बट ही एंड शी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो फिर वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का। एंड ही एंड शी इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। तो हाईएस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री माना जाता है, और उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है। अब कौन कौन सी पावर होती है, जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन कौन से पावर होती हैं। अभी हम आगे देखें तो हम फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखना है कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट सेकंड चैप्टर सेकंड ऑफ पार्ट फिफ्थ में डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे से कि जो पार्लियामेंट, अगर मानो पेपर में आपसे क्वेश्चन आया कि 11 स्पेशली 11 स्टैंडर्ड के बच्चों से कह रही हूँ मैं, कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि आपको फंक्शंस बताने हैं पार्लियामेंट के, तो आप अपना आंसर शुरू कर सकते हो इस
इससे कि पार्लियामेंट, देखो फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इन चैप्टर सेकंड ऑफ पार्ट 5th, यानी कि चैप्टर सेकंड जो है पार्ट 5th का, उसमें पार्लियामेंट के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया गया है। तो आप अगर ये लिखोगे लाइन तो फिर टीचर का ध्यान उस पे जाएगा और टीचर को ही लगेगा कि बच्चे ने काफी डिटेल में पढ़ा है। तो इस पे आपके नंबर पे, आपके प्रेजेंटेशन पे, आपका जो आंसर लिखने का एक तरीका होता है उस पे काफी ज्यादा अच्छा नजर पड़ता है टीचरों का, और उससे आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप आर्टिकल से अपना आंसर लिखना शुरू करें। मैं यही कहूंगी जितने भी आंसर्स है, मेरा अपना स्कूल का एक्सपीरियंस जितना था, मेरे पॉलिटिकल साइंस में 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके अपने आंसर्स को आर्टिकल्स उसमें लिखें, आप पॉइंट्स में लिखें। आंसर कभी पैराग्राफ में ज्यादा नहीं लिखने चाहिए, मैं तो नहीं मानती, पर जो लिखते हैं अच्छा लिख लेते होंगे, पर मेरा मानना ये है कि आप पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में लिखने से आंसर्स के नंबर ज्यादा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मुझे बोर्ड्स में अच्छे नंबर मिले थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोग की मर्जी। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट को पढ़ूं तो फिर इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एंड अदर पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें बहुत सारे पार्लियामेंट के पास हमारे फंक्शंस होते हैं, उनके पास पावर होते हैं। तो उसके ऊपर भी एक अलग से सेशन होगा, वो थोड़ा लंबा होगा, जिसमें केवल पावर एंड फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जैसे कि लेजिस्लेटिव जो हमारा पावर होता है, फंक्शन होता है, फाइनेंशियल फंक्शन हो गया, जिसमें फाइनेंशियल विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के वहां पे हम कोई भी टैक्स हम लोग नहीं लगा सकते हैं। और फिर हर चीज में आपको जब इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए भी आपकी काफी परमिशन लेनी पड़ती है, उस पर अप्रूवल साइन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेना, पार्लियामेंट में पूरी बैठक होती है उस चीज को लेकर। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अगर मैंने इस सेशन में आपको एक्सप्लेन किया तो ये काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, तो फिर आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो हम अगले सेशन में फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद में आपको लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को अलग अलग सेशन में, एक एक सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आप लोगों को अगर लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और थैंक यू सो मच, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, आप मन लगा के पढ़ाई करो, खुश रहो। और अपने पेपर की, क्योंकि एग्जाम टाइम आने वाले हैं, जो बच्चे बोर्ड्स में हैं उनके बोर्ड्स आने वाले हैं, उनके प्री बोर्ड शुरू होने वाले होंगे और हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले होंगे। तो जो बच्चे हैं अपना मन लगा के पढ़ाई करिए, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।